नमस्कार, 99 न्यूज़ के नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 10 मार्च को प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम दौर पर पहुंच गई है। सुबह 7 घंटे से मतगणना की शुरू होगी। दोपहर 1 बजे तक हार जीत की स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। 7 घंटे में दोपहर 2 बजे तक हार जीत का निर्णय भी सामने आ जाएगा। ईवीएम से वोटों की गिनती के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल लग गई है। पोस्टल बैलेट के लिए अलग से टेबल लगाई जा रही है। डाक मतपत्रों को स्कैन किया जाएगा। अतरौली में सबसे अधिक राउंड में मतगणना पूरी होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल लगेंगी। इस हिसाब से 98 टेबल लगेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एआरओ की टेबल होगी। एक राउंड में 7 विधानसभाओं के 98 बूथों के वोटों की गिनती होगी। उत्तर प्रदेश करीब 3 दशक पुरानी राजनीतिक परंपरा को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने को तैयार है। सोमवार को उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान संपन्न होते ही आए एग्जिट पोल पर कुछ ऐसे ही तस्वीर दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी जिन एजेंसियों के एग्जिट पोल आए हैं उनकी माने तो भाजपा की सरकार फिर से बनती दिख रही है। सभी एग्जिट पोल के आंकड़े का औसत निकलने पर यूपी में फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते दिख रहे हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ रहे हैं। नतीजों से पहले वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेवल को लेकर दाखिला एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दी है। याचिका में ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होते ही वीवीपैट के सत्यापन की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर 9 मार्च को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि मतगणना के आखिरी के बजाय ईवीएम वोटों की गिनती की शुरुआत में ही वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान खत्म होने के बाद ही नतीजों को लेकर सट्टा बाजार 7वें स्थान पर है। सटोरिया के पहली पसंद भाजपा है। दूसरे नंबर पर आंकी जा रही है सपा पर दांव लगाने वालों को जीत का अधिक भाव मिल रहा है, यानी कम रकम लगातार अधिक मुनाफा कमाने की भाव सटोरियों ने अपने अनुमान से अलग दलों को मिलने वाली सीटों की गणित की है, जिस पर धड़ल्ले से लाखों करोड़ों रुपए के दांव लग रहे हैं। 5 राज्यों के साथ पड़ोस के चुनाव परिणाम पर बिहार की भी नजर है, क्योंकि दोनों स्थितियों में यह कि राजनीतिक प्रभावित होने वाला है। भाजपा और सपा की हार जीत से प्रदेश का राजनीतिक एजेंडा बदल सकता है। अभी राजद और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ रही है। विधान परिषद चुनाव में दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। भाजपा जदयू खेमे में है। हलचल इसलिए है कि जदयू यूपी में स्वयं भी 26 सीटों पर मैदान पर है। भाजपा के सहयोग से बिहार में मंत्री मुकेश सहनी का अस्तित्व दांव पर है, क्योंकि बिहार में सत्ता और भाजपा की महत्ता को नजरअंदाज करके यूपी की 55 सीटों पर वह चुनौती दे रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 13वां दिन है। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच प्रतिनिधि मंडलों के बीच सोमवार को तीसरे दौरे की वार्ता संपन्न हुई है, लेकिन इस वार्ता में कोई खास नतीजा नहीं निकला है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच चौथे दौरे की वार्ता होगी। साथ ही रूस ने मंगलवार को कीव, चेर्निहाइवा, खार्किव और मरियुपोल शहरों के मानवीय कॉरिडोर को खोलने के लिए युद्ध विराम की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मंगलवार को यूक्रेन को लेकर चर्चा हुई। भारत के स्थानीय प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि सुमी में फंसे छात्रों के लिए सुरक्षित गलियारा नहीं बन पाया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार की तरफ से कोशिशें जारी है। रोजाना कई फ्लाइट्स भारतीय नागरिकों को लेकर स्वदेश लौट रही हैं। भारतीयों की सुरक्षा निकासी के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत की थी। भारत के स्थानीय प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत ने यूक्रेन से सभी निर्दोष नागरिकों को भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग की मांग की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने दूसरे कार्यकाल को
लेकर तीसरा बजट पेश करेंगे। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,255 करोड़ रुपए का बजट पेश करता हूं। यह पिछले वर्ष 15.6% वृद्धि है। इसमें 61,57.36 करोड़ पूंजी व्यस्त है, जबकि 1,16,158.63 करोड़ राजस्व व्यस्त है। राज्य की एसडीपी योजनाओं के लिए 1,14,077 करोड़ रुपए रखा गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण वर्ष 2022-23 में 75 नए सेक्टर काटकर उसमें 40,000 प्लॉट का आवंटन करेगी। हरियाणा में कोरोना के 137 नए मामले आए हैं, वहीं ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है। कोरोना से 4 की मौत भी हुई है। गुरुग्राम में 1, झज्जर में 1, नूहू में 2 की मौत हुई है। साथ ही अब सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में केवल 98 मरीज आईसीयू में है और वेंटिलेटर पर है। सहारनपुर के मखदूम जहां में एक मकान में आग लग गई, जिसमें परिवार की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि परिवार के 5 लोग झुलस गए हैं। पुलिस की सूचना मिलते ही झुलसे परिजन को जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने हाई सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। छत्तीसगढ़ के जहांगीर में आज एक महिला पुलिस कांस्टेबल का शव सरकारी क्वार्टर में मिला है। शव पंखे से चुन्नी के सहारे लटका हुआ था। पड़ोसियों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। महिला कांस्टेबल के खुदकुशी करने की आशंका है, लेकिन इसका कारण स्पष्ट नहीं है। फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बिगाड़ चुका पाकिस्तान अब छोटे छोटे प्रयासों से भारत और अन्य देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान ने देर शाम एक मछुआरे को कराची जेल से रिहा किया है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान किसी एक कैदी को रिहा करता है। अमूमन वह हमेशा ग्रुप में ही कैदियों को साल में 2 से 3 बार ही रिहा भारत भेजता रहा है। हरियाणा के पलवल में विजिलेंस ने नगर परिषद के बिल्डिंग इंस्पेक्टर को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर चिमन लाल तेवतिया ने कहा एक शोरूम का नक्शा पास करने की एवज में 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। विजिलेंस गिरफ्तार के बाद उसे पुलिस लाइन लेकर गई है, जहां उससे पूछताछ जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।